हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आरपी यादव आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे एनिमल हाउसिंग की। तो अगर अपन एनिमल हस्बेंड्री में जो बात करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था वो था एनिमल ब्रीडिंग। इसके साथ ही अपन बात करें तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हाउसिंग। तो देखिए, अपन ने बात की थी जो ब्रीडिंग वाले चैप्टर में बात की कि किस प्रकार जो है अपन जो मेल और जो फीमेल है उनसे जो प्रोजेनी है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसका जो आपका लाइव स्टॉक जो है उसका ओवरऑल जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब देखिए, किसी भी सक्सेसफुल लाइव स्टॉक जो सिस्टम होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एनिमल्स को अपन किस आवास में रख रहे हैं, यानी कि उनकी हाउसिंग फैसिलिटी है उस पर डिपेंड करता है। इसमें देखिए और जो अदर फैक्टर है वो भी इसमें जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि अपन बात करें, अगर अपना जो हाउसिंग फैसिलिटी है वो प्रॉपर नहीं होगी तो आपके जो एनिमल्स हैं उनमें जो डिजीज़ वगैरह है वो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साथ ही अपन बात करें जो आपका प्रोडक्शन है उसमें जैसे कि अपन बात करें मिल्क प्रोडक्शन, तो वो भी काफ़ी मात्रा में या काफ़ी हद तक जो है एनिमल जो हाउसिंग है उस पर डिपेंड होता है। अगर अपन अच्छा आवास जो है प्रोवाइड नहीं करवाएंगे तो आपसे जो मिल्क जो प्रोडक्शन आप लेंगे वो आपको क्लीन मिल्क जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो आज के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे कि जो आपका हाउसिंग फैसिलिटी है वो किस प्रकार होनी चाहिए और इंडिया में एट ए प्रेजेंट टाइम जो है वो किस प्रकार की हाउसिंग फैसिलिटी जो है वो यूज़ ली जा रही है और साइंटिफिकली जो है वो कौन सी हाउसिंग फैसिलिटी है वो बेस्ट है। तो चलिए अपन बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एनिमल हाउसिंग। ठीक है, तो एनिमल हाउसिंग चैप्टर पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एनिमल को अपन स्पेस प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो कितना एरिया होना चाहिए, साथ ही जो आपका ज़्यादा एरिया भी उसमें वेस्ट ना जाए, यानी कि जो यूनिट एरिया है उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए। तो इसी के प्रिंसिपल पे ये सब कुछ टिका हुआ है कि यूनिट एरिया है उसमें आपके जो डोमेस्टिक एनिमल्स है वो भी आराम से रह सके और एरिया भी ज़्यादा कवर ना हो। तो इसी प्रकार अपन बात करेंगे इसमें। तो एनिमल जो हाउसिंग है वो क्या है, एन इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ एनिमल विल बी इनकम्प्लीट विदाउट ए वेल प्लान एंड एडुकेट हाउसिंग, यानी कि वेल जो प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग और जो सभी इंडिविजुअल्स हैं उनको प्रॉपर स्पेस भी अवेलेबल हो, ऐसा अपन क्या करते हैं एक हाउसिंग डेवलप कर रहे हैं। तो देखने को मिल रहा है आपको कि हाउसिंग फैसिलिटी जो है वो अलग अलग प्रकार से हैं, इंडिया में पॉपुलराइज है। जिसमें अपन बात करें कई फार्म देखते हैं जिसमें अपने को ओपन सिस्टम मिलता है, किसी में अपना ओपन भी रहता है, क्लोज भी रहता है, कवर्ड भी रहता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार जो है साइंटिस्ट जो होते हैं वो रिकमेंड करते हैं, तो यही आज अपन देखेंगे। तो अपन देखते हैं कुछ आइडियल फीचर्स जिसमें अपन बात करेंगे कि जो एनिमल्स के लिए अपन जो जगह चूज कर रहे हैं वो किस प्रकार की होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन है आपको मिल सके। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो टॉपिक है वो है टॉपोग्राफी एंड ड्रेनेज। कहने का मतलब ये है कि वहाँ जो आप लाइव स्टॉक फार्म जहाँ एस्टेब्लिश कर रहे हो तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ड्रेनेज की प्रॉब्लम है तो जहाँ पे एनिमल्स अपन रख रहे हैं तो उनका जो लिटर है या फिर और जो वाटर है वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है तो उससे क्या हो जाएगा, कई प्रकार की बीमारियाँ वगैरह इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा अपन देखें टॉपोग्राफिकली मतलब कि जो लैंड है वहाँ की वो स्लॉपी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। इसी प्रकार बात करें सॉइल टाइप की, तो सॉइल जो है एज यूजुअली जो एनिमल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। ज़्यादा जो क्ले सॉइल है, जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो उसमें ड्रेनेज वगैरह की और जो अदर प्रॉब्लम्स है, कुछ जो मिट्टी है वो चिपक जाएगी उसकी एनिमल की बॉडी पे, तो इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए ताकि प्रॉब्लम क्रिएट करे। दूसरी कि जहाँ अपन एरिया यूज कर रहे हैं वहाँ पे सनलाइट है वो प्रॉपर जो है वो होनी चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि अगर कम सनलाइट वहाँ मिलेगी तो कई प्रकार के वहाँ पे बैक्टीरिया है, वायरस है या फंगस है, उनकी ग्रोथ उस एरिया में हो जाती है। तो ऐसा एरिया होना चाहिए कि जहाँ पे प्रॉपर और पर्याप्त मात्रा में सनलाइट है वो पेनिट्रेट हो सके ताकि किसी प्रकार के डिजीज़ का सामना ना करना पड़े। ठीक है, दूसरा है प्रोटेक्टेड फ्रॉम विंड, यानी कि हाई स्पीड जो विंड होती है उससे भी एनिमल्स को काफ़ी नुकसान मिलता है होता है। जैसे कि अपन बात करें अगर लू जो होती है
जो हॉट एयर होती है, हॉट विंड होती है, तो उससे जो मिल्क की जो यील्ड है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो इसका प्रॉपर जो है वो बंदोबस्त होना चाहिए, ठीक है। दूसरा अपन बात करें डायरेक्शन की, तो इसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, नॉर्थ साउथ, ताकि प्रॉपर जो है सनलाइट है वो आपका जो लाइव स्टॉक फार्म है उसमें अवेलेबल हो सके, ठीक है। आगे बात करें अपन, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वाटर सप्लाई। देखिए आप सब जानते हैं कि जो एनिमल्स हैं उनको फीडिंग और ड्रिंकिंग के लिए प्रॉपर अगर फैसिलिटी नहीं होगी हाउसिंग में तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं वाटर सप्लाई की, तो जो लाइव स्टॉक फार्म है आपका वहाँ पे प्रॉपर जो है वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। सराउंडिंग्स का मतलब कि जो भी अपन एरिया चूज कर रहे हैं वो एक प्रोटेक्टेड होना चाहिए, ऐसे नहीं ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनसे आपके जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनको क्या रहता है, खतरा रहता है। इसके बाद में लेबर की बात करें तो लेबर क्या होनी चाहिए, ईजी टू अवेलेबल होनी चाहिए, चीप होनी चाहिए, ताकि अगर कभी आपको लेबर की आवश्यकता पड़े तो आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। मार्केटिंग की बात करें, अब देखिए मार्केटिंग सबसे इंपॉर्टेंट टूल है इसका, कि अपन कोई भी प्रोडक्शन के लिए लाइव स्टॉक लगा रहे हैं या और अदर एंटरप्राइजेज लगा रहे हैं, तो अगर प्रॉपर मार्केटिंग के चैनल्स और मार्केट नहीं होगा तो आपका जो प्रोडक्शन है वो आपका ओवरऑल प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा। हो सकता है आप दूर के मार्केट में उसको सेल करें तो आपकी जो वैल्यू है वो आपको एज कंपेयर टू नियर मार्केट कम मिलेगी। इसी प्रकार बात करें इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर जो है व्यवस्था होनी चाहिए। आपको जो भी ऑपरेशन करने हैं एट ए नाइट, जैसे काविंग हो रही है तो उस टाइम जो है प्रॉपर आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होनी चाहिए। साथ ही अपन बात करें जो फीड होता है जिसकी अपन चाफिंग करते हैं, तो उसके लिए भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की नीड है वो होती है। इसी प्रकार फैसिलिटीज़, लेबर और फूड के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर एक स्थान होना चाहिए, ताकि अपन जो फीड है वो भी वहाँ पे रख सके, और जहाँ पे जो केयर करने वाला है उसको भी फूड की अवेलेबिलिटी हो ताकि वो अपना सब कुछ कार्य कर सके। तो ये कुछ फीचर्स हैं। अब देखते हैं जो फीड स्टोर होते हैं, जहाँ पे अपन क्या रखते हैं, चारा वगैरह या दाना वगैरह जो रखते हैं, तो वो जो स्टोर है वो किस प्रकार के होने चाहिए। अब आप सबको पता है कि अगर कोई हाइग्रोस्कोपिक नेचर का कोई पशु फीड है, एनिमल फीड है, तो उसको अपन बाहर नहीं रख सकते, तो इसके लिए एयर टाइट जो है चैम्बर होना चाहिए। तो ये सब कुछ थोड़ा सा ईजी हो जाता है। दूसरी अपन बात करें जो मिल्क हाउस होता है, मिल्किंग के बाद में अपन मिल्क को है वो रखेंगे, तो एक प्रॉपर सारा सब कुछ सेटलमेंट जो है वो एक सिस्टेमिक वे में होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एरिया है जहाँ ये कुछ फीचर्स हैं जिनके द्वारा अपन एक अच्छा लाइव स्टॉक जो है वो चला सकते हैं। तो प्रॉपर सारी व्यवस्था अगर प्रॉपर रहेगी तो आपका जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो भी आपको ज़्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं हाउसिंग की। अब देखिए हाउसिंग की अगर अपन बात करें तो हाउसिंग जैसे कि अपन गांव में देखते हैं, तो जनरली क्या होता है कि आपके एनिमल्स को जो है वो किसी भी उससे आधार से बांध के रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी में यही दे रखा है कि अपन उसको कहीं पे बांध के रखते हैं, ठीक है। और जो फ्लोर होता है वो कैसे होता है, कच्चा होता है, ठीक है। जनरली गांव में यही होता है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे साइंटिफिक लाइव स्टॉक प्रोडक्शन की, तो एक प्रॉपर जो है फर्श जो है वो होना चाहिए, वो भी पक्का होना चाहिए, क्योंकि जो एनिमल्स से जो बायो प्रोडक्ट्स होंगे, गोबर है, ठीक है, लिटर है, तो ये सब कुछ जो है आप उसको यूटिलाइज करेंगे, ठीक है, साइंटिफिकली आप कर रहे हो। तो इसके अलावा इसमें अपन बात कर रहे हैं कि बेसिकली क्या होता है कि एक कच्चा फ्लोर होता है और वहाँ किसी भी आधार से जो पशु होता है उसको बांध के रखा जाता है। इसके अलावा अपन बात करें गवर्नमेंट जो फार्म होते हैं वहाँ पे अपने को देखने को मिलता है कि कुछ जो पक्के अपन सीमेंटेड फर्श जो है वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सब कुछ बताया गया है। तो इसी आधार पे अपन बात करेंगे कि जो डेयरी फार्म्स होते हैं वहाँ पे जनरली ये 2 टाइप्स के सिस्टम है वो फॉलो किए जाते हैं, जिसमें अपन बात करेंगे सबसे पहला है लूज हाउसिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा है आपका कन्वेंशनल डेयरी फार्म। यानी कहने का मतलब एक तो ऐसा सिस्टम है जो अपन एंशिएंट पीरियड से जो है वो यूज़ करते आए हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई खास मैनेजमेंट प्रैक्टिस नहीं होता है। सभी जो है फार्मर जनरली अपने जो घर होता है वहाँ पे 2-4 जो डोमेस्टिक एनिमल्स होता है तो उनको रखते हैं, तो वो सिस्टम हो गया। दूसरा बात कर रहे हैं यहाँ कन्वेंशनल डेयरी फार्म, जो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है या जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं वो इस सिस्टम को यूज़ करते हैं।
तो देख लेते हैं ये दोनों सिस्टम क्या होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे लूज हाउसिंग सिस्टम। नाम से स्पष्ट हो रहा है, लूज का मतलब होता है कि उसको किसी प्रकार का कोई अपन बांध के नहीं रखते हैं, उसको खुला रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जनरली अपन जो मिल्किंग वगैरह करते हैं या कोई ट्रीटमेंट देते हैं तब तो कैसे रखते हैं, एनिमल को बांध के रखते हैं, अदरवाइज कैसे रखते हैं, उसको ओपन रखते हैं। ठीक है, इसमें यही दे रखा है, इसमें मिल्किंग और एट ए टाइम ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, और ये मोस्ट इकोनॉमिकल है। मोस्ट इकोनॉमिकली इसलिए है कि इसमें किसी प्रकार का कोई प्रबंधन नहीं होता है। इस प्रकार का एक स्पेस होता है, एक वॉल होती है, बाउंड्री होती है, जिसमें अपन क्या करते हैं कि जो आपके एनिमल्स हैं उनको खुला छोड़ देते हैं। अब इनकी फीडिंग के लिए और वाटर के लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है कि वो कहीं पे भी इस स्ट्रक्चर में कहीं पे भी वो पानी पी सकते हैं। ऐसे रिजर्व नहीं होता है कि ये एनिमल्स है वो यहीं पानी पिएगा। ठीक है, जैसे कि अपने गांव में होता है ये यहीं पे पिएगा, तो ऐसा कुछ बाइंडेशन नहीं होता है। इसके अपोजिट अपन बात करें कन्वेंशनल डेयरी फार्म में, तो उसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल जो पशु होता है उसका इंडिविजुअल जो है फीडिंग चैम्बर होता है, इंडिविजुअली है वाटरिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए जो है उसको व्यवस्था दी जाती है। तो इसमें अपन जो जब मिल्किंग करेंगे या किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट देंगे तब तो कैसे रखेंगे, उसको बांध के रखेंगे, अदरवाइज कैसा रखेंगे, उसको लूज यानी कि खुला छोड़ देंगे। अब देखिए ये इस लूज सिस्टम है जिसके कुछ अच्छा एक चीज़ इसको मोस्ट इकोनॉमिकल इसलिए कहा गया है कि इसमें किसी प्रकार का एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट है वो नहीं आता है। ठीक है, इसलिए क्या है, एक सस्ता है, सुंदर, टिकाऊ इसको बोल सकते हैं। अब कुछ फीचर्स हैं इसके जिनकी अपन बात करें कि कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट जो है वो कम है। इसमें अगर अपन उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स जो है वो इंक्रीज करना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं कि पूरी स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करे, अपन इस वाले पार्ट को यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, ये जो बाउंड्री है वो यहाँ तक कर देंगे, तो ये एरिया क्या हो गया, इसका एक्सपेंशन हो गया। तो कच्चा है, इसमें किसी प्रकार का कोई खास स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं। जनरली अपन जो मेस होती है, जाली होती है, उसका भी अपन बना सकते हैं। ठीक है, इसमें जो एनिमल्स होते हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स कम होते हैं इसलिए, और दूसरा अपन उसको जो हीट होती है उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करें जो एनिमल्स होता है वो फ्री फील करता है। जैसे कि आप समझते हैं कि जो एनिमल्स अगर फ्री करेगा और फ्री फील करेगा तो बेसिकली जो उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ओवरऑल ज़्यादा होगा। ठीक है, किसी प्रकार का कोई बाइंडेशन नहीं है। और दूसरा क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा, किसी प्रकार का एनिमल पे प्रेशर नहीं होगा। और जो हैबिट होती है एक दूसरे को मारने वाली, ठीक है, कभी कभी देखते हैं एनिमल्स जो है एक दूसरे को मार के घायल कर देंगे, तो वो कब करते हैं, जब दूर रहते हैं। ठीक है, बांध के रख रहे हैं। ठीक है, तो जब अपन उनको साथ रखेंगे तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम है वो देखने को नहीं मिलेगी। इसी प्रकार अपन आगे देखते हैं, साथ ही एनिमल जो है उनकी एक्सरसाइज भी है, हो जाती है, और ये जो एक्सरसाइज होगी इससे क्या होगा कि हेल्थ उसकी बेटर रहेगी, तो प्रोडक्शन भी क्या रहेगा, बेटर रहेगा। अब इसमें देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है जो ज़रूरी होती है, असेंशियल होती है, जिसमें अपन बात करें कैटल सीड जो होता है, जहाँ पे अपन कैटल्स वगैरह को रखते हैं। और जैसे कि अपन सिस्टम पढ़ेंगे आगे कि जो न्यूबॉर्न काफ होते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपन बात करें काऊ की, तो काऊ जो रहेगी उसका जो काफ होगा, तो अपन को एक दो सिस्टम होते हैं जिसमें काफ है वो कैसे रखेंगे, विथ इस काऊ के साथ रखेंगे, तो उसको बोलते हैं विनिंग सिस्टम। दूसरा होता है सकलिंग सिस्टम। तो ये सिस्टम है कि जिसमें अपन कैटल सीड है, उसमें कैटल्स जो एनिमल्स हैं उनको रख रहे हैं। दूसरा है अपन जो न्यूबॉर्न होते हैं, काफ बोलते हैं इनको तो ये इनको अलग अलग रख रहे हैं या साथ में रख रहे हैं, तो इस प्रकार की इनमें व्यवस्था होती है। तो इसमें क्या होता है कि कैटल सीड होती है, उसमें अपन जो मिल्किंग कैटल्स वगैरह है उनको रखेंगे, और जो प्रेग्नेंट काऊ है उनको अलग रखेंगे। तो इस प्रकार की, इसी प्रकार अपन न्यूबॉर्न काफ है उनको अलग अलग रखेंगे। तो ये सारी फैसिलिटी होती है। इसमें अपन बात करें, ये जो इसका एरिया होता है 40 × 30 होता है। ठीक है, और इसमें 5 जो फीट है, 5 फीट की क्या होती है, बाउंड्री होती है चारों तरफ, जहां पे अपन इसको रख रहे हैं। तो इस प्रकार की जो है ये फैसिलिटी होती है। इसी प्रकार अपन बात करें जो काऊ सी शेड होती है, उसकी जो साइज होती है वो
10 इंटू कितनी होती है, 15 होती है, ठीक है, जिसमें अपन जो यंग काऊ होते हैं उनको रखते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अपन बात करें ये साइज जो है वो कैसे रखते हैं अपन, ओपन, जिसमें जो एनिमल्स है वो एक्सरसाइज कर सके, घूम सके, ठीक है। उसके बाद में जब उनको खाना वगैरह अपन डालते हैं, फीड वगैरह डालते हैं, तो वो इस स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, ठीक है। तो अपन इस जो साइज है उसमें लगभग 20 जो है काफ जो है वो इजीली रख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कन्वेंशनल डेयरी फार्म। कन्वेंशनल डेयरी फार्म जो है वो एक साइंटिफिक अप्रोच है जिसमें जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और हर चीज़ का एक प्रॉपर जो क्या होता है मैनेजमेंट होता है उसमें, ठीक है। किसी प्रकार की कोई जो है लापरवाही कह सकते हैं या कोई ऐसी कोई फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल ना हो, ऐसी नहीं होती है। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें कन्वेंशनल डेयरी फार्म आर दे कंपेरेटिवली कॉस्टली। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो फार्मर होता है वो किसी भी जो कॉस्टली चीज़ होती है, एक्सपेंसिव चीज़ होती है, उसको इजीली अडॉप्ट नहीं करता है। तो ये क्या होती है, कॉस्टली होती है, और इसी का कारण है कि लेस पॉपुलर डे बाई डे, यानी लगातार क्या हो रहा है कि कन्वेंशनल डेयरी फार्म है उसकी तरफ जो आपके फार्मर है उनका रुझान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, पैसा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे और जो इनका प्रोटेक्शन अपन करते हैं, इसमें जो कन्वेंशनल डेयरी फार्म होता है इसमें हर चीज़ का प्रोटेक्शन होता है, यहाँ तक कि जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उनसे बचाने का भी इसमें व्यवस्था है, वो फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो ये क्या होता है कि थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। अब इसमें देखिए अपन क्या क्या चीज़ें अपन रखते हैं। इसमें सबसे पहले तो क्या होता है काऊ हाउस या जिसको शेड बोलते हैं, जिसमें अपन काउज को रखेंगे। काविंग बॉक्स, जो प्रेग्नेंट जो एनिमल्स होते हैं जब वो काविंग होगी उनमें पार्चुरेशन जो होगा तब जो है उनको अलग रखा जाएगा। आइसोलेशन बॉक्स, आइसोलेशन बॉक्स का मतलब कि उनको जैसे कोई बीमार पशु है तो उनको अलग से चैम्बर में आइसोलेट जो है वो किया जाएगा ताकि जो इन्फेक्शन है वो अदर एनिमल्स में ना फैले। तो ये सब कुछ इसमें इस कन्वेंशनल डेयरी फार्म जो होता है उसमें व्यवस्था होती है। इसी प्रकार अपन बात करें सेड्स फॉर यंग जो स्टॉक होते हैं, अपन जो काऊ होते हैं, काफ जो होते हैं उनको अलग रखते हैं। इसी प्रकार बुल है, ठीक है, उनको अलग रखा जाता है। अब देखिए एग्जाम्स में क्या पूछा जाता है, एग्जाम्स में ऐसा तो पूछा नहीं जाएगा कि ये जो है इस सिस्टम में क्या क्या सिस्टम होता है। अब पूछा जाता है कि इनकी जो साइज होती है, इनके लिए जो स्पेस रिक्वायर होता है, वहाँ से क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और लास्ट ईयर भी जो है 2 या 3 जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो AA एग्ज़ाम हो, चाहे वो सुपरवाइजर का हो, प्री PG का हो, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन है वो आया है। पूछ लेते हैं कि जो आइसोलेशन बॉक्स होता है उसकी साइज़ क्या होती है, काविंग बॉक्स जो होता है उसकी साइज़ क्या होती है, जो बुल होता है उसको अपन जो है प्रॉपर कितना स्पेस जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन जो काऊ शेड है उसकी साइज़ अपन देख लेते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे काऊ शेड जो है वो सिंगल रो में भी रख सकते हैं अपन। सिंगल रो का मतलब कि ये जो है इसमें अपन ये क्या हो जाएगा, उसका मैनेजर हो जाएगा। मैनेजर का मतलब उसकी जिसमें अपन उसको फीड करवाएंगे, और ये जो है वो रो हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, एनिमल्स हो गए। तो सिंगल रो भी हो सकती है और डबल रो भी हो सकती है, जिसमें अपन 10 से कम एनिमल्स रखते हैं। और इस सिस्टम में अपन 80 से जो 100 काऊ है उनसे ज़्यादा नहीं रखते। जो सिंगल रो सिस्टम होता है या डबल रो जो सिस्टम होता है उसमें एक जो लाइव स्टॉक फार्म होता है उसमें अधिकतर अपन 100 एनिमल्स रख सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक स्थान पे एक बिल्डिंग में अपन सिंगल रो सिस्टम से बात करें 10 रख सकते हैं, और डबल से अपन बात करें तो अधिकतर कितने रख सकते हैं, 80 से 100 रख सकते हैं एक बिल्डिंग में। इससे ज़्यादा अगर अपन रखते हैं तो आपका जो प्रॉफिट जो है वो एज कंपेयर टू कम होता है, ठीक है। और ये जो डबल रो सिस्टम है इसके फर्दर जो है वो 2 क्लास दी गई है, जिसमें एक होता है फेस आउट और दूसरा होता है फेस इन। देखिए एग्जाम्स में एज इट इज़ पूछा गया है, आप उसको अदर समझने के लिए आप टेल टू टेल सिस्टम बना देते हैं, हेड टू हेड सिस्टम बना देते हैं, लेकिन ये शब्द अगर आपके दिमाग में नहीं आए हो या आपने नहीं सुने हो तो अगर आपको एग्ज़ाम में ये देखने को मिलेगा तो आप कंफ्यूज 100% होंगे, क्योंकि दोनों में क्या यूज़ हो रहा है, फेस,
तो अब समझते हैं इसमें। देखिए सबसे पहला सिस्टम है फेस आउट। इसका मतलब होता है फेस जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसका दूसरा फॉर्म कौन सा हो गया, टेल टू टेल सिस्टम। ठीक है, दूसरा अपन बात करें फेस इन, यानी इसमें क्या होता है, फेस क्या रहते हैं, आमने सामने होते हैं, तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, हेड टू हेड सिस्टम। तो अपन बात कर रहे हैं कि कन्वेंशनल जो डेयरी फार्म होता है उसमें दो सिस्टम यहाँ अपन ने डिस्कस किए। एक तो सिंगल रो सिस्टम जिसमें इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। दूसरा अपन बात कर रहे हैं डबल रो, जिसमें अपन एक फार्म में एक बिल्डिंग में 80 से 100 एनिमल्स जो है वो रख सकते हैं, और उनका रखने का जो तरीका है उसमें एक में फेस जो है उनको आउट रखा जा रहा है, दूसरा कैसे रखा जा रहा है, इन रखा जा रहा है। तो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कन्वेंशनल डेयरी फार्म है उसके कितने टाइप्स हैं और कौन सा सिस्टम जो है वो मोर यूजफुल है या मोस्ट यूजफुल होता है। दूसरा, इनके नाम के आधार पे भी पूछा जा सकता है कि फेस टू फेस सिस्टम या फेस इन फेस आउट। तो ये आपको याद रखना है, टेल टू टेल सिस्टम होता है उसको फेस आउट बोलते हैं, और हेड टू हेड सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं, फेस इन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि ये सिस्टम है वो किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फेस टू टेल टू टेल सिस्टम की। फेस आउट यानी किसकी बात करेंगे अपन, टेल टू टेल सिस्टम। अब आप देख सकते हैं इसमें फोटोग्राफ में आप इजीली देख के बता सकते हैं कि किस प्रकार का, क्योंकि एक चीज़ को अपना रटना होता है, दूसरी चीज़ को अपन देखते हैं, तो देखी हुई चीज़ है आपको ज़्यादा याद रहती है। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोटोग्राफ्स के माध्यम से समझा सके। तो इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें जो एनिमल्स हैं उनके फेस कैसे रखते हैं, आउट रहते हैं। फेस जो है जैसे कि यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई, दोनों के जो फेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में है और इनकी जो टेल है, पूंछ है, वो सेम डायरेक्शन में है। तो इस सिस्टम को अपन क्या बोल रहे हैं, फेस आउट सिस्टम। और इन दोनों सिस्टम की अगर अपन बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और मोर यूजफुल सिस्टम होता है वो कौन सा होता है, टेल टू टेल सिस्टम। अब क्यों होता है इसके लिए अपन बात करेंगे कि टेल टू टेल सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि जो डंग होगा, गोबर होगा या फिर जो यूरिन होगा वो एक ही चैनल से बाहर चला जाएगा। दूसरी चीज़ अपन बात करें, जो मिल्किंग मैन होगा वो यहाँ से डायरेक्ट इधर दूध जो है वो निकाल सकता है। ठीक है, तीसरी चीज़ अपन बात करें इसमें, देखिए एनिमल्स जो है वो फीडिंग जो कर रहे हैं वो अलग अलग जगह से कर रहे हैं, अलग अलग मैनेजर से कर रहे हैं। तो जो कॉन्टाजिनस डिजीज होती है, जो संक्रामक रोग जो होते हैं, उनके ट्रांसफर होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कुछ फीचर्स हैं या एडवांटेज अपन इनको बोल सकते हैं। तो सबसे पहले बात की अपन ने क्लीनिंग। तो क्लीनिंग जैसे कि अपन ने बात की कि इसमें क्या होता है कि जो यूरिन और डंग होते हैं वो एक ही जगह पे आके इकट्ठे होते हैं, तो जो ड्रेनेज चैनल होती है उसके द्वारा उनको एक साथ निकाला जा सकता है, तो प्रॉपर क्लीनिंग रहती है। दूसरी बात करें अपन मिल्किंग काउज जो है, उनसे अपन इजीली जो है अपन एक ही साइड से अपन क्या निकाल सकते हैं, मिल्क निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर क्या होता है, स्पेस होता है। ठीक है, स्प्रेड जो डिजीज होती है, जो ट्रांसफर होती है, उनसे क्या मिलती है, एनिमल को राहत मिलती है, वो एनिमल टू एनिमल जो है वो स्प्रेड नहीं होती है। ठीक है, काउ कैन गेट ऑलवेज मोर फ्रेश एंड एयर फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि प्रॉपर जो है उसको क्या मिलेगी, एयर मिलती रहती है। ठीक है, माइनर डिजीज है उनका जो है अपन इजीली डिटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिकली इसकी क्या है, एडवांटेज है। इसी प्रकार दूसरा जो सिस्टम है उसमें बात करें अपन, तो वो सिस्टम होता है फेस टू फेस। अब देखिए फेस टू फेस में सबसे मेजर प्रॉब्लम यही आती है कि उनका जो डिजीज ट्रांसफर होते हैं उनके चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। जो डिजीज स्प्रेड करने वाली होती है, जैसे कि अपन बात करें एफएमडी होता है, तो वो जो सलाइवा होती है उससे फैल जाती है। तो इसमें आप देखिए ये इसकी मैनेजर है और इसमें जो फेस है एनिमल के वो एक ही साइड में है। ये थोड़ा सा फोटोग्राफ बड़ा है, अदरवाइज क्या होता है कि ये जो स्पेस होता है वो कम होता है। तो
इसमें चांसेस होते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली अगर अपन बात करें तो डिजीज़ जो ट्रांसफ़र होते हैं उनके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा कम पॉपुलर है। ठीक है, इसके बावजूद भी इसके कुछ एडवांटेज हैं जिनको अपन देख लेते हैं। तो इसमें है बेटर सर्विंग टू विजिटर, इसमें अगर अपन शो कराते हैं, विजिट कराते हैं तो इजीली उनको जो है अपन देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो काऊ है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है खाना खाने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है कि वो दूसरे जो एनिमल्स है उसको खाना ना खाने दे। ठीक है, सन रे जो है उनका प्रॉपर जो है इसमें यूटिलाइजेशन होता है। इसी प्रकार फीडिंग जो है वो इजी हो जाता है। ठीक है, सेम सब कुछ हो रहा है। जो स्पेस है उसकी कम आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं अपन फ्लोर की। अपन गांव में जनरली देखते हैं क्या होता है, कच्चा जो है फ्लोर, आपको फर्श जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं साइंटिफिक की, तो फ्लोर देखिए कैसा होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि जो स्पेस है वो कैसा होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। और एवरेज अपन देखें तो ये जो साइज है या ये जो स्पेस है वो एक एनिमल को उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, तो एडल्ट एनिमल्स जो है उसको लगभग 65 टू 70 स्क्वायर फीट जो एरिया है वो मिलना चाहिए। इसके अलावा अपन बात करेंगे आगे कैटेगरीज की, जिसमें अलग अलग एनिमल्स को अलग अलग जो है एरिया जो है वो रिक्वायर होता है। काविंग बॉक्स की अपन बात करें, अभी अपन ने बात की थी, तो काविंग बॉक्स की जो साइज है वो ये होनी चाहिए 100 टू 150 स्क्वायर फीट। ठीक है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसी प्रकार अपन आगे बात करेंगे वो है आइसोलेशन बॉक्स। आइसोलेशन बॉक्स की अपन बात करें तो 150 स्क्वायर फीट है वो एरिया जो है उसको अवेलेबल होना चाहिए। अब बात करते हैं अपन यंग स्टॉक्स जो होते हैं, जो यंग जो काऊ होते हैं, यंग जो काफ होते हैं, उनके लिए भी जो है प्रॉपर फैसिलिटी अवेलेबल हो, ताकि उनको सकलिंग मदर्स के साथ रख रहे हैं या मदर से अलग रख रहे हैं तो वो सारा फैसिलिटी देखते हुए अपन इसको स्पेस प्रोवाइड करते हैं। तो उनकी एज जो होती है उसके अकॉर्डिंग उनको यंग काफ, बुल काफ, ठीक है, और फीमेल काफ, यानी 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, और उनको 100 स्क्वायर फीट जो एरिया है वो दिया जाता है, जिसमें अपन 10 जो काफ हैं उनको रख सकते हैं चाहे तो। और उसी प्रकार अपन बात करें कुछ ये स्पेस एरिया है जिनके एज के हिसाब से, जैसे कि अपन बात करें 20 टू 25 जो स्क्वायर फीट है वो 3 मंथ से जो कम का है उसको दिया जाता है। 25 से 30 है वो 3 से 6 मंथ्स का होता है उसको, और 30 से 40 जो है उसको 6 से 12 मंथ्स, और जो 1 ईयर से ऊपर होता है उसको 40 से 45 स्क्वायर फीट एरिया है वो रिक्वायर होता है। अब देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो स्क्वायर एरिया आपको मिल रहा है यहाँ पे एनिमल्स को, तो एग्जाम्स में अगर अपन बात करें प्री पीजी और IBPS SO में तो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके जो यंग काफ है उसकी, जैसे कि ये पूछा भी गया है इस बार, उसकी एज 6 से 9 है या 6 से 8 है, 3 से 4 है, तो ये एज के हिसाब से आपको क्लासिफिकेशन याद करना है कि एज के हिसाब से जो यंग काफ है उनको कितना स्पेस है वो रिक्वायर होता है। अब दूसरी चीज़ अपन बात करें, जो आपका लाइव स्टॉक है वो क्लीन होना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए। तो इसके लिए कुछ केमिकल्स हैं जिनका अपने को बेसिक थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो डिजीज होते हैं उनसे क्या हो जाता है, थोड़ा सा अपने को रिलीफ मिल जाता है। तो सैनिटाइजर की अपन बात करें तो इसमें ये कुछ केमिकल्स हैं, जिसमें अपन बात करें ब्लीचिंग पाउडर है, आयोडीन है, लोडोफर है, सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा है, ठीक है, लाइम है। ठीक है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर है, इनको और किस नाम से बोलते हैं, जैसे अपन बात करें कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, इनका थोड़ा सा डोज वगैरह का देख लेना आप। ठीक है, जैसे 1 to 2% है, जैसे कि यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है 4% ले रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो है ये लाइम ले रहे हैं और फिनॉल। तो ये जो सारी डिटेल है, ये जो आपके जो दवाइयाँ अपन पढ़ रहे हैं, सैनिटाइजर जो पढ़ रहे हैं, वो एक अलग से अपन चैप्टर जो होगा आपका मेडिसिन जो पढ़ेंगे अपन एनिमल्स के लिए, उसमें डिस्कस करेंगे। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक या सबसे इम्पोर्टेंट टेबल अपन बोल सकते हैं, आराम से देख लीजिए इसको, और इसी टेबल से आपके क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब इसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको यूनिट वाइज पूछा जाता है। जो अगर अपन पेपर उठा के देखेंगे, आप IBPS का पेपर देखिए एक बार एनिमल हस्बेंड्री का, और उसी प्रकार आप जो प्री पीजी का है उसका पेपर देखेंगे, तो उसमें 2 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पहली चीज़ तो
स्पेस जो है वो मिल रहा है। अब स्पेस में भी आपको जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज पैदा करने के लिए एक तो स्क्वायर फीट में एरिया पूछा जाता है और दूसरा पूछा जाता है मीटर स्क्वायर में। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब देखिए इजी है, यहाँ पे जो इनके लिए जो ये स्पेस रिक्वायर होता है वो जो ऑथेंटिक बुक्स है आपके एनिमल हस्बेंड्री की, चाहे अपन बात करें आईसीआर की जो हैंडबुक है या जीसी बनर्जी है, तो उनमें अगर अपन बात करें तो जो ये अपन कभी कभी कन्वर्ट करते हैं कि इतना अगर मीटर में है तो उसको फिट में अगर अपन बात करें तो इतना होगा, तो वैसा नहीं है। तो ये कुछ फिक्स वैल्यू है जो आपको याद करनी पड़ेगी, जिनसे आपको एग्जाम्स में थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। अब देखिए इसमें दो सिस्टम होते हैं, एक तो होता है कवर्ड, जो स्ट्रक्चर अपन रख रहे हैं वो कवर्ड होता है, उस कंडीशन में कितना स्पेस चाहिए, किसमें, स्क्वायर फीट में, सेम चीज़ वो आपको मीटर स्क्वायर में याद करनी है। दूसरी चीज़ बात करें ओपन, जो है ओपन कंडीशन होती है, उस कंडीशन में कितना स्पेस चाहिए, सेम चीज़ आपको मीटर स्क्वायर में। तो पहले आप ये चीज़ें याद करेंगे, कोई टिपिकल चीज़ नहीं है, ये 3-4 चीज़ें हैं, बफेलो, काऊ, प्रेग्नेंट काऊ, मिल्किंग एनिमल और बुल। अपन काफका जनरली देख चुके हैं तो आपको बार बार यहाँ रिपीट नहीं करना है। अब देखिए बफेलो की बात करें तो कवर्ड जो स्ट्रक्चर होती है उसमें 25 से 35 स्क्वायर फीट की आवश्यकता होती है, और ओपन में बात करें तो 80 से 100। इसी प्रकार बात करें काऊ की तो 20 से 30 और यहाँ पे 80 से 100। प्रेग्नेंट काऊ की बात करें 100 से 120, और यहाँ पे अपन बात करें तो 180 से 200। अभी जो है आपके 2019 IBPS SO में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। फ़र्क इतना सा था कि वो किस में पूछा गया, मीटर में। ठीक है, ये मिल्किंग एनिमल्स की बात करें, इसी प्रकार अपन बुल की बात करें। ठीक है, अब वैल्यू को थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, ये सेम आ गया आपका कवर्ड ओपन, वैल्यू किस में आ रही है, स्क्वायर मीटर स्क्वायर में। 4.2 हो गया आपके बफेलो के लिए, काऊ के लिए 3.5 प्रीपीजी में पूछा गया है। ठीक है, सुपरवाइजर में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं प्रेग्नेंट जो एनिमल्स होता है उसके लिए, तो पिछली बार आपके IBPS में यही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसी प्रकार बात करें यहाँ पे ओपन में। ठीक है, अब जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि आपको यहाँ पे वैल्यू नहीं मिल रही, तो जो प्रेग्नेंट एनिमल्स रहेगा उसको अपन ओपन नहीं रखेंगे, उसको कैसे रखेंगे, कवर्ड स्ट्रक्चर में यानी काविंग बॉक्स में रखते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ये 12 स्क्वायर फीट जो है वो एरिया आपको रिक्वायर होता है। ठीक है, इसी प्रकार जो एनिमल्स हैं, जो बुल है उसके लिए 112, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 120। तो ये आपको स्पेस है वो रिक्वायर होता है। तो ये एनिमल जो हाउसिंग है उसका सबसे इम्पोर्टेंट टेबल अपन बोल सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दूसरी चीज़, एक चीज़ आपको और बता दूँ, जो आप अलग अलग बुक्स उठा के देखेंगे तो हो सकता है उनमें ये कुछ चेंज हो सके, लेकिन ये जो क्वेश्चन जो आए हैं उसमें सेम वैल्यू आपके क्वेश्चन जो है उनमें देखने को मिलेगी। तो आप एक बार पेपर उठा के देख लीजिए कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, और अगर ये सेम वैल्यू आपको मिलती है तो आप इस टेबल को राइट मानिए। ठीक है, क्योंकि बुक्स जो है उनमें कहीं कहीं थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन मिल सकता है, तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप आराम से जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वहाँ से भी कंसल्ट कर सकते हैं। जैसे कि अपन बात करें जीसी बनर्जी है, हैंडबुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है, ICAR की हैंडबुक्स है, तो ये आपको टेबल है। ये सभी वैल्यू चाहे आपको अलग अलग जगह मिले, एक जगह नहीं मिलेगी आपको इस प्रकार की टेबल, तो आप इनको और भी कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं हुए। ठीक है, तो ये आपको याद करनी है। आगे अपन देख लेते हैं, शायद ऑलमोस्ट हो गया चैप्टर। हाँ, आगे के जो वीडियोस रहेंगे उसमें अपन बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के जो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था एनिमल ब्रीडिंग, दूसरा है हाउसिंग, थर्ड अपन देखेंगे हो सके तो फीडिंग देख लेंगे पहले। ठीक है, इसके बाद में हेल्थ केयर मैनेजमेंट है। तो उम्मीद है कि ये वीडियोस आपको आपका जो प्री PG का एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी यूज़फुल रहेंगे, और
आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी जल्दी ही लॉन्च की जा रही है, तो जो स्टूडेंट है वो अपनी तैयारी का मूल्यांकन करना चाहे तो वो टेस्ट है वो ज़रूर देखे, ठीक है। और मेरा विश्वास है कि अगर आपको 80% स्कोर रहता है इस टेस्ट में, जो आपको टेस्ट पेपर अवेलेबल करवाए जाएंगे, तो उसमें अगर आपका 80% स्कोर रहेगा तो आपकी जो तैयारी है वो गुड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।